अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम लोग इनेट इम्यूनिटी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था ये चैप्टर, और इसमें आज जो हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ने हैं जी इफेक्टर सेल्स। अब इफेक्टर सेल्स में हमारे पास कौन से सेल्स आ जाते हैं? इसमें हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आ जाते हैं, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। उसके अलावा हमारे पास इसमें कौन से सेल्स आ जाते हैं? न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, ठीक है। और हमने इओसिनोफिल्स भी पढ़ने हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल। उसके बाद हमने बेसोफिल्स भी पढ़ने हैं। तो ये जो 3-4 तरह के सेल्स हैं हमारे पास, हम इनको देखेंगे, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग करेंगे। अब जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं ना, इसके बारे में मेन चीज़ हमारे पास आती है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या करते हैं कि एंटीजन को पहले लेते हैं, एंटीजन को लेने के बाद उसको जो है इंजेस्ट करते हैं, इंजेस्ट करने के बाद उसको डिग्रेड करते हैं, ठीक है। एंटीजन को नहीं बल्कि माइक्रोब को इंजेस्ट करते हैं, इंजेस्ट करने के बाद डिग्रेड करते हैं, कोई भी माइक्रोब हो या फॉरेन बॉडी हो, ठीक है। डिग्रेड करने के बाद क्या करते हैं कि उसके पेप्टाइड्स को लेते हैं जो कि एज अ एंटीजन एक्ट करेगा। आप उसके पेप्टाइड को लेते हैं और उसके पेप्टाइड को क्या करते हैं, MHC1 प्रोटीन या MHC2 प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं और प्रेजेंट कर देते हैं जी टी सेल्स को। तो ये नॉर्मली मैकेनिज्म चल रहा होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में। अब जो हमारे पास MHC1 है ना, ये तो तकरीबन सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स के पास होता है, ठीक है। ये तकरीबन सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स के पास होता है। जो MHC2 है ना, ये कुछ सेल्स के पास होता है। अब वो सारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जिनके पास MHC2 होगा, उनको हम कहते हैं जी प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक हो गया। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में हमारे पास आते हैं दो तरह के सेल्स जो आज हमने पढ़ने हैं। एक हमारे पास आते हैं मैक्रोफेजेस, ठीक है। एक हमारे पास आते हैं मैक्रोफेजेस और दूसरे हमारे पास आते हैं डेंड्राइटिक सेल्स। तो मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स हमारे पास क्या सेल्स हैं? प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, क्योंकि इनके पास MHC2 होता है। और MHC2 की मदद से ये किसको एक्टिवेट करते हैं? ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि जब एंटीजन को MHC1 से प्रेजेंट किया जाए तो साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट होते हैं, जब MHC2 से किया जाए तो हेल्पर टी सेल होते हैं। अच्छा, अब मैक्रोफेजेस को अगर हम देखें तो मैक्रोफेजेस सबसे पहले इसको देखेंगे कि ये आते कहाँ से हैं। तो हमें पता है कि मैक्रोफेजेस जो हैं, अगर फीटस में देखा जाए तो ये हमारे पास फीटस में योक सैक से आ रहे होते हैं या उसके लिवर से आ रहे होते हैं। और जब बात की जाए अडल्ट की, तो अडल्ट में ये बोन मैरो से आ रहे होते हैं, ठीक है। मैक्रोफेजेस जब ये बोन मैरो से बन जाते हैं। अब मैक्रोफेजेस दो तरह के होते हैं, कुछ तो टिश्यू में ही रहते हैं जिनको हम रेजिडेंट मैक्रोफेजेस कहते हैं, ठीक है। उन्होंने टिश्यू में ही रेजिडेंट रहना होता है। और कुछ हमारे पास जो होते हैं मोनोसाइट्स की फॉर्म में ब्लड में मौजूद होते हैं, ठीक है। अब जो रेजिडेंट मैक्रोफेजेस हैं उनको हमने स्पेसिफिक नाम दिया, जैसे अगर जो लंग्स में है उनको हमने एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस का नाम दे दिया है, ठीक है। जो हमारे पास उधर है लिवर में, उनको हमने कुफर सेल्स का नाम दे दिया है, ठीक है। और जो हमारे पास ब्रेन में, उनको हमने माइक्रोग्लायल सेल्स का नाम दिया। तो इस तरह से हमारे पास रेजिडेंट मैक्रोफेजेस हैं। अब हमारे पास जो मोनोसाइट्स की फॉर्म में ब्लड में मौजूद होते हैं, वो फिर जैसे ही कोई माइक्रोब वगैरह आता है तो उनको सिग्नल मिलते हैं साइटोकाइन की मदद से, कोई माइक्रोब आ गया, फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं मैक्रोफेजेस में और फिर वो चले जाते हैं जी टिश्यूज़ में। तो इस तरह से अब ये चाहे ये वाले रेजिडेंट हो चाहे ये वाले मैक्रोफेजेस हो, इन सब के होते हैं 3 एक्शन समझ लो या 3 फंक्शंस होते हैं, 3 तरह के काम करने होते हैं मैक्रोफेजेस ने। अब ये था सिर्फ इंट्रो मैक्रोफेजेस का। अब हम देखते हैं कि मेनली मैक्रोफेजेस कौन कौन से काम करता है। अच्छा, सबसे पहला काम जो मैक्रोफेजेस का होता है वो होता है फैगोसाइटोसिस। ये तो हम सबको पता है कि मैक्रोफेजेस फैगोसाइटोसिस करते हैं। मैक्रोफेजेस अब क्या करते हैं कि ये किसी भी माइक्रोब को इंजेस्ट कर लेते हैं और इंजेस्ट करके उन्हें क्या करते हैं, फैगोसोम बना के अपने अंदर ले जाते हैं, ठीक है। अच्छा अब इंजेस्ट ये कब करते हैं? असल में ये होता है कि मैक्रोफेजेस जो होते हैं ना, ये इनके पास होते हैं जो टूल लाइक रिसेप्टर। अब ये चीज़ हमने कल पूरी डिटेल में पढ़ी थी कि टूल लाइक रिसेप्टर यूज़ होते हैं रिकोगनाइज करने के लिए। तो ये टूल लाइक रिसेप्टर की मदद से रिकोगनाइज करेंगे फॉरेन बॉडी को कि ये फॉरेन बॉडी है, कोई माइक्रोब है, और रिकोगनाइज करने के बाद इंजेस्ट कर लेंगे। इसके अलावा मैक्रोफेजेस के पास 2 और तरह के रिसेप्टर होते हैं। एक रिसेप्टर होते हैं IG एंटीबॉडी के लिए, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के लिए, और दूसरे रिसेप्टर्स होते हैं C3b के लिए, यानी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का जो कॉम्पोनेंट है। इन दोनों के लिए क्यों होते हैं? ऑप्सोनाइजेशन की वजह से, कि जब हमारे पास किसी माइक्रोब के साथ C3b अटैच हो जाएगा या IgG अटैच हो जाएगा। जैसे ये माइक्रोब था, इसके साथ C3b अटैच है। अब मैक्रोफेज है, ये मैक्रोफेज के ऊपर C3b का रिसेप्टर है, ये C3b जाके उस रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा तो ये मैक्रोफेज इस माइक्रोब को इंजेस्ट कर लेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन। इसी प्रोसेस के लिए इसके पास IgG के भी रिसेप्टर होते हैं और C3b के भी, ठीक है। अच्छा, अब रिकॉग्निशन हो गई, मैक्रोफेज को पता चल गया कि ये माइक्रोब है, इसको मैंने खाना है।
नेक्स्ट स्टेप ये क्या करेगा, ये सूडोपोड की मदद से उसको इंजेस्ट कर लेगा, वो सारा प्रोसेस जो होता है इंजेक्शन हो जाती है। इंजेक्शन होने के बाद हमारे पास क्या बन जाती है, फेगोसोम बन जाती है। अब ये उसको अपने अंदर ले गया तो फेगोसोम की लाइसोसोम से फ्यूजन होती है और हमारे पास बनता है जी फेगोलाइसोसोम। अब इसको किस तरह से डिग्रेड किया जाएगा माइक्रोब को, तो एक तो इसको प्रोटीएसिस होते हैं लाइसोसोम के पास, कुछ किलिंग एंजाइम होते हैं उनकी मदद से, दूसरा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की मदद से। अब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जब बनती है ना माइक्रोफेजेस में, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसका नाम है NADH ऑक्सीडेज। NADH ऑक्सीडेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनवाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव बर्स्ट। इस प्रोसेस को जिसमें बहुत सारी हमारे पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनाई जाती हैं, बनवाता कौन है, NADH ऑक्सीडेज। और क्यों बना रहा है, ताकि माइक्रोब को किल किया जा सके। इसके अलावा रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज़ भी बनती हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमने देख लिया कि अब हमारे पास फेगोसाइटोसिस किस तरह से करनी है इन्होंने। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर NADH ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी हो, ये मौजूद ना हो, तो हमारे पास जो डिजीज़ होती है उसको कहते हैं क्रोनिक ग्रेन्युलोमा डिजीज़, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, उसको क्रोनिक ग्रेन्युलोमा डिजीज़, क्योंकि उसमें फिर ये होता है कि मैक्रोफेजेस इंजेस्ट नहीं डिग्रेड नहीं कर पाते, मैक्रोफेजेस किल नहीं कर पाते माइक्रोब को, तो फिर वहाँ पर ग्रेन्युलोमा बनाने पड़ते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हमारे पास क्या होगा कि इन्होंने डिग्रेड कर लिया। अब इनका आ गया जी नेक्स्ट फंक्शन, वो होता है जी एंटीजन प्रेजेंटेशन। ये एंटीजन प्रेजेंट भी करते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है ये। अब ये हमारे पास क्या करते हैं कि जब इन्होंने डिग्रेड कर लिया उस माइक्रोब को, तो उनके जो पेप्टाइड्स बचते हैं माइक्रोब्स के, उनको ये ले आते हैं अपनी MHC2 प्रोटीन्स के ऊपर और एक्टिवेट कर देते हैं हेल्पर T सेल्स को, ठीक है। हेल्पर T सेल्स को एक्टिवेट, अब हेल्पर T सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो फर्दर आगे फिर अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास इनका हो गया फंक्शन एंटीजन प्रेजेंटेशन का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनका एक और फंक्शन, वो होता है जी हमारे पास साइटोकाइन्स प्रोडक्शन। तो अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं मिस कर रही हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब ये एंटीजन प्रेजेंट करते हैं ना हेल्पर T सेल को, तो साथ ये इनका को स्टिमुलेटरी इफेक्ट भी होता है। मतलब एंटीजन तो प्रेजेंट किया T सेल को, साथ उसको स्टिमुलेट भी करना है, को स्टिमुलेटरी इफेक्ट, यानी उसको स्टिमुलेट भी कर देना T सेल को कि हाँ जी भाई शुरू हो जाओ, तुम अपना काम करना है, माइक्रोब आ गया, ठीक है। तो ये एक आपने यहाँ चीज़ याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद साइटोकाइन प्रोडक्शन होगी। मैक्रोफेजेस बहुत सारे साइटोकाइन से बनाते हैं, जिनमें से इंपॉर्टेंट हमारे पास जो होते हैं वो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर होता है, ठीक है। इंटरल्यूकिन 1 होता है, इंटरल्यूकिन 6 होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट साइटोकाइन है जो ये बनाते हैं। ये साइटोकाइन्स क्या कराते हैं, ये इन्फ्लेमेशन कराते हैं, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन यानी रिक्रूटमेंट कराते हैं ल्यूकोसाइड की। इसके अलावा मीडिएटर्स वगैरह बनवाते हैं। इसके अलावा ये अक्यूट जो रिस्पॉन्स आता है, अक्यूट फेज रिस्पॉन्स आता है इन्फ्लेमेशन का, उसमें भी रोल प्ले करते हैं, वैसे फीवर वगैरह होता है, ठीक है। उसके अलावा ये इंटरल्यूकिन 8 भी बनाते हैं, शायद 8 ही था, ठीक है, वो आप देख लेना। तो ये साइटोकाइन्स भी बनाते हैं, एंटीजन प्रेजेंटेशन भी करते हैं और फेगोसाइटोसिस भी करते हैं। ये हमने देख लिया सारा मैक्रोफेजेस का। अब हमारे पास एक और तरह के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं जो होते हैं डेंड्राइटिक सेल्स, ठीक है। जल्दी से हम उनको देख लेते हैं। डेंड्राइटिक सेल हमारे पास क्या करते हैं, वो भी एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले चीज़ कि डेंड्राइटिक सेल को हम डेंड्राइटिक सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पास लॉन्ग ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। और बस यही रीज़न है इसकी। उसके बाद डेंड्राइटिक सेल आते कहाँ से हैं, तो ये भी हमारे पास जो है टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये होता है कि जब इन्फ्लेमेशन वगैरह हो रही होती है तो मोनोसाइट्स जो है वो मैक्रोफेजेस में तो डेवलप होते हैं, वो डेंड्राइटिक सेल्स में भी डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि डेंड्राइटिक सेल्स जो हैं ये भी एंटीजन प्रेजेंट करते हैं MHC2 प्रोटीन पर पेप्टाइड को। पहले इन्होंने भी इंजेस्ट करना है, इंजेस्ट करने के बाद उसको डिग्रेड करना है और MHC2 प्रोटीन की मदद से हेल्पर T सेल को एक्टिवेट कर देना, ठीक है। इनके बारे में आपको इतना भी पता हो तो इनफ है। एक चीज़ है कि डेंड्राइटिक सेल को मैक्रोफेजेस से 2 फीचर्स हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं। 2 ऐसी चीज़ें हैं जो डेंड्राइटिक सेल के पास हैं और मैक्रोफेजेस के पास नहीं है। वो क्या चीज़ें हैं जी? पहली चीज़ ये है कि डेंड्राइटिक सेल क्या करते हैं कि जब इनको एंटीजन मिलता है ना, उस एंटीजन को अपने साथ अटैच कर उसको लिम्फेटिक वेसल्स की मदद से लिम्फ नोड्स तक ले जाते हैं, ठीक है। मतलब टिश्यू में इनको मिला तो सिर्फ टिश्यू में नहीं रहेंगे, उसको उठाकर एंटीजन को लिम्फ नोड्स तक ले जाएंगे और वहाँ पर लिम्फ नोड में जो नेव हमारे पास T सेल्स हैं जो भी नए बने हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं। तो मैक्रोफेजेस तो सिर्फ ये था ना कि जिस टिश्यू पे इस वक्त उनको एंटीजन मिल रहा है वहीं पर जो T सेल है मौजूद है उन्हीं को एक्टिवेट करते जा रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ा इनका अच्छा फीचर है डेंड्राइटिक सेल का कि लिम्फ नोड तक चले जाते हैं। दूसरा फीचर ये कि ये जो एंडोजोम्स के पास जो एंटीजन होता है ना, यानी एंटीजन जो अंदर चला गया जो एंडोजोम्स के पास है, अंदर से जो जनरेट हुआ है सेल के अंदर से, ठीक है, एंडोजोम एंटीजन, उसको भी ये प्रेजेंट कर देते हैं MHC1 प्रोटीन्स पर प्रेजेंट करके साइटोटॉक्सिक T सेल को एक्टिवेट कर देते हैं। तो एंडोजोम का जो एंटीजन है ये उसको भी प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और दूसरा ये लिम्फ नोड वाला फीचर। तो ये आपने डेंड्राइटिक सेल्स के 2 फीचर याद रखने हैं। अच्छा, एक इसमें टर्म यूज़ हुई है डेंड्राइटिक सेल में, क्रॉस प्रेजेंटेशन की टर्म है मेरे ख्याल से। उसमें क्या बताया उन्होंने कि जो हमारे पास डेंड्राइटिक सेल है क्या करते हैं कि जब कोई वायरस आता है उस वायरस को इंजेस्ट करते हैं, ठीक है। इंजेस्ट करके फिर क्या करते हैं, उसको
MHC1 पर भी प्रेजेंट करते हैं और MHC2 पर भी प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से साइटोटॉक्सिक सेल को भी एक्टिवेट कर देते हैं हमारे पास और हेल्पर टी सेल्स को भी एक्टिवेट कर देते हैं। और जैसे वायरस आया इन्होंने फ़ौरन से इंजेस्ट किया और उसको प्रेजेंट कर दिया, तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉस प्रेजेंटेशन। बस इतना डेंड्राइट सेल के बारे में इनफ है। अब हम जल्दी से देख लेते हैं हमारे पास न्यूट्रोफिल्स के बारे में, ठीक है।